हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं केवीएस एनवीएस टायर 2 के जो कॉमन टॉपिक है आपका, जिसमें डिसेबिलिटीज इंक्लूड है। तो हम डिसेबिलिटीज में कल हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को कंप्लीट किया था, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हमने काफ़ी लंबी क्लास ली थी, जिसमें लगभग 1 घंटे की क्लास थी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया था, जिससे कहीं भी आपको ऑटिज्म से अगर क्वेश्चन आता है, टायर 2 के डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप उसे छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने जो जो चीज़ दी है आप उन्हें ध्यान से देखिए, सुनिए, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका एसिड अटैक विक्टिम्स। ये आपकी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया था, और 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में कुछ चलन दिव्यांगता थी, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज थी, कुछ आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज थी। तो उन डिसेबिलिटीज में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में एक डिसेबिलिटी शामिल है, जिसका नाम है एसिड अटैक विक्टिम्स। अभी आप नाम सुन के ऐसा लगेगा कि जन्मजात तो नहीं होती, तो वास्तव में डेफिनेशन भी यही है कि एसिड अटैक विक्टिम्स अगर आप कहें तो एकमात्र ऐसी जो वो हो सकती है डिसेबिलिटीज में जो जन्मजात नहीं होती। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो माता पिता से नहीं आती या फिर आनुवंशिक नहीं होती, तो उसमें ऑप्शंस में दिया जाए ऑटिज्म हो गया, आपका मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, या कोई एएसडी मतलब कोई भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी। यानी कि ये ऑप्शन हो गए आपके, एक ऑप्शन में कहीं आपको दिखे एसिड अटैक विक्टिम्स, तो आप आंख बंद करके एसिड अटैक विक्टिम्स पे टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपकी जो है हेरिटरी से नहीं आती, आनुवंशिकता से नहीं आती। आज के हम टॉपिक को शुरू करें। बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, ठीक है। एसिड अटैक विक्टिम्स अगर आप पढ़ेंगे तो 1 या 2 पेज में खत्म हो सकता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कुछ डिसेबिलिटीज तो ऐसी हैं जिनको आपको केवल 1 पेज या 2 पेज पढ़ना है, और वो डिसेबिलिटी का पार्ट आपको पूरा हो जाएगा, अगर आप 21 डिसेबिलिटी की बात करें तो ऐसी एक जो एसिड अटैक विक्टिम्स डिसेबिलिटी है, इसके लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यही हो सकता है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन सी डिसेबिलिटी शामिल है, ठीक है। और उसमें 3-4 डिसेबिलिटीज के नाम दे दिए। तो पहला जो बनेगा आपका, उसमें अगर नाम होता है आपका एसिड अटैक विक्टिम्स का, तो फिर आप उसको जो है टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। देखिए लोग जैसा मैंने बताया कि 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, तो इसमें कैटेगराइज किया गया कि कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो उनमें कुछ डिसेबिलिटीज थी जो कि आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी थी। तो फिजिकल डिसेबिलिटी वाला जो कैटेगरी थी, उसको ए में रखा गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी को। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स लीडिंग टू सबस्टेंशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। यानी कि आपकी बोन्स के प्रभावित होने से, या जॉइंट्स के प्रभावित होने से, या मसल्स के प्रभावित होने से ऐसा आपका रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, बाधा आ जाती है आपके मूवमेंट में, चलने फिरने में, तो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कुछ डिसेबिलिटी शामिल है, जैसे कि आपकी लेप्रोसिक्योर्ड हो गई, हिंदी में इसको कहते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। लेप्रोसिक्योर्ड, सेरेब्रल पाल्सी, हिंदी में इसको कहते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ड्वार्फिज्म को हिंदी में कहते हैं बौनापन। बौनापन बौनापन आपने जो एक डिसेबिलिटी की अभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो ये तो मात्र आपका 4 लाइन में खत्म होने वाला एक डिसेबिलिटी है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो डॉर्फिज्म के बारे में एक हो गया आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अगर मैं कहूँ कि इन सारी डिसेबिलिटीज में जो सबसे ज्यादा हानिकारक और जो डराने वाली डिसेबिलिटी है, वो ये है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दूं तो एक मेरा ही एक स्टूडेंट जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसको मैंने पढ़ाया था, तो इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम एज होती है 17-18 साल, वो होती है बच्चे की, जो भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला पीड़ित बच्चा होता है उसकी, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बाद एसिड अटैक विक्टिम्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आरपीडब्ल्यूडी में कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज आप देख लीजिए। पहली कैटेगरी फिजिकल डिसेबिलिटी,
फिजिकल डिसेबिलिटी में ए पे आती है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन सी डिसेबिलिटी आती है? लेप्रोसी क्योर्ड, सेरेब्रल पाल्सी, डवार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। उसके बाद हम आगे चले फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद, तो इसी में अभी मैंने ए बताया था ना लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो अब जो फिजिकल डिसेबिलिटीज में ही बी ऑप्शन में आता है आपका, बी में आएगा आपका विजुअल इम्पेयरमेंट। और विजुअल इम्पेयरमेंट में दो प्रकार की, ठीक है, एक तो फुल ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो कि आपका पूर्णतः दृष्टिबाधित होना, ठीक है, और दूसरी आपकी लो विजन। लो विजन का क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे आगे, जब डिसेबिलिटी को मतलब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे एक एक डिसेबिलिटी को, तो इनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है लो विजन रहने का, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद सी पे चले तो आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में डीफ आते हैं और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों आते हैं, ठीक है। डीफ यानी कि डीफ जो सुनने में अक्षम होते हैं पूरी तरीके से। हार्ड ऑफ हियरिंग कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको लगे कि मतलब डीफ में कौन कौन से आते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट में कौन कौन से आते हैं। तो ये पूरी तरीके से डीफ होते हैं और हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट में आते हैं। और डी में स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसमें परमानेंट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, ठीक है। परमानेंट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में इकोकोलिया पढ़ेंगे हम, एक विकार है, ठीक है, वाणी विकार है, तो उसके भी क्राइटेरिया होंगे कि वो कब डिसेबिलिटी में शामिल होगा, ठीक है। डिसेबिलिटी कहते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है जब डिसेबिलिटी 40% हो तो उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं, और 40% से ऊपर रहने पे डिसेबिलिटी जो है सर्टिफिकेट आपका इश्यू होता है। अगर 40% से कम किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो दूसरी आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 3 डिसेबिलिटीज आती हैं, जिसमें पहली होती है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और दूसरी होती है आपकी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिसेबिलिटी जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और तीसरी आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो एसएलडी में आप जानते हैं जो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्मार्फिया, ये सब जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी मेंटल बिहेवियर में कौन कौन से आपकी डिसेबिलिटी हो सकती हैं। तो मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस डिसेबिलिटी हो सकती है। चौथे में डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, जिनमें मल्टीपल सीजर्स है और पार्किंसन डिसीज है। ये आपकी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे आगे आपका ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आया, तो इसमें हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल डिसीज, ये आपके ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज में कई डिसेबिलिटीज को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट और मेंटल रिटार्डेशन को भी एक साथ पढ़ सकते हैं। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें अगर किसी बच्चे में कई डिसेबिलिटीज होती है तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज का नाम दिया जाता है। आगे हम पढ़ें, ये मैंने बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि ये जो है हम जो आज की जो पीडीएफ है ये कैसे इससे रिलेटेड है। अब देखिए, कई लोगों का ये तर्क होता है कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डिसेबिलिटी में कैसे शामिल होगी ये डिसेबिलिटी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो किस बात की वकालत करता है कि ये सिर्फ मेडिकल लॉस नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था आपको शुरुआत में पहली वीडियो में, जब डिसेबिलिटी और एम्पेयरमेंट और हैंडीकैप, ये जो मैं परिभाषाएं बता रहा था, हैंडीकैप, तो डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या है, अंतर क्या है कि किसी अंग के न होने से उस व्यक्ति का कार्य न कर पाना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिसेबिलिटी, किसी अंग के भंग होने से या उस व्यक्ति का कार्य न कर पाना, ठीक है, ये डिसेबिलिटी हो गई। और हैंडीकैप क्या है, जब उस व्यक्ति की कार्य न कर पाने से उसको सोशली जो है वंचित कर दिया जाता है, डिप्राइव्ड कर दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, कहीं भी। तो ये हैंडीकैप्ड होना हो गया। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या करता है, सिर्फ मेडिकल लॉस नहीं देखता है, ठीक है, सिर्फ मेडिकल लॉस नहीं देखता है, उसमें पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंडिपेंडेंट लिविंग
और ये सारी चीजें देखता है आपकी। तो ये सारी चीजें जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट देखता है। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो होते हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था पहले, ठीक है। और सोशल एक्सक्लूजन, हर व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं वो मतलब नरम नहीं होती, तो कोई व्यक्ति एसिड अटैक विक्टिम्स को बड़ी हीन भावना से देख सकता है। तो ये सारी चीजें जब समाज में होती हैं तो फिर उनके लिए कानून बनाए जाते हैं। इसीलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक कठोर कानून है जो इनके अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम्स के अधिकारों की। यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, सोशल एक्सक्लूजन में कमी होती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, माता पिता पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, या फिर जो उनके जो भी गार्जियंस हैं उन पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो इन सब का उनको सामना करना पड़ता है। अभी हम सीधा चलते हैं एसिड अटैक विक्टिम्स पर। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स आर इंक्लूडेड अंडर डिसेबिलिटी इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 because they suffer permanent physical, functional, and social impairments that substantially restrict movement, participation, and livelihood, thereby fitting the definition of locomotor disability and fulfilling India's obligation under UNCRPD। तो UNCRPD यहाँ से आप पकड़िए कि UNCRPD क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये यूएन का एक बैठक हुई थी, यूएनसीआरपीडी जिसको कहते हैं, कन्वेंशन हुआ था जिसमें इंडिया एक ट्रीटी देश था, ठीक है, इंडिया ने साइन की थी वो ट्रीटी, जो उन जो नेशंस थे यूएन में। तो यानी कि यूएनसीआरपीडी जो डिसाइड करेगा, जो कंट्री उस को साइन कर देगी उसको वो अपने देश में लागू करने पड़ेंगे। तो इंडिया ने वो साइन किया था, तो यूएनसीआरपीडी के वहां पे साइन होने पे यहाँ पे तमाम कानून भी बन रहे थे। जैसे कि अभी 2016 में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो पारित हुआ, वो आप देखेंगे यूएनसीआरपीडी को पढ़ेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ेंगे, काफी सारी समानताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जब इंटरनेशनल लेवल पे इनके अधिकारों की बात होती है और कंट्री पे हमारे देश में भी इनके अधिकारों की बात होती है, तो हम कह सकते हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स आर इंक्लूडेड इन डिसेबिलिटी इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बिकॉज दे सफर परमानेंट, क्योंकि वो परमानेंट फिजिकल, ठीक है, फंक्शनल, कार्यात्मक, शारीरिक एंड सोशल इम्पेयरमेंट्स और जो सामाजिक क्षति वो महसूस करते हैं, जो कि उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है, फिजिकल मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करती है, पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता को रेस्ट्रिक्ट करती है, वो सहभागिता नहीं कर सकते, लिवलीहुड यानी कि जीवन जो चर्या होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करती है। इसीलिए ये लोग जो हैं डिसेबिलिटी में फिट होते हैं। यही एक चीज है जो उनको डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में लेके आती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। तो डिसफिगरमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स स्पेशली स्किन, तो शरीर के अंगों का विकृत हो जाना, विशेष रूप से त्वचा का। जब हम डेफिनेशन पढ़ें इसकी, ऐसी कोई वैसे तो बहुत दी हुई डेफिनेशन नहीं है कि आप इस पे तर्क करें, लेकिन हम समझ सकते हैं सामान्य शब्दों में, इस शरीर के अंगों का विकृत हो जाना, विशेष रूप से किसका, त्वचा का, ठीक है। विकृत हो जाना मतलब जल जाना या फिर काम की न रहना, ठीक है, उसको कहते हैं विकृत हो जाना। तो यही एसिड अटैक विक्टिम्स की पहचान होती है। संचारक यानी कोरसिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो आप तेजाब पे देखते हैं, जो शरीर के खुले ऊतकों पर, ऊतक मतलब त्वचा या फिर शरीर के जो खुले रहते हैं, उन्हें रासायनिक रूप से नष्ट कर देते हैं, केमिकल रूप से जो शरीर के हिस्से को नष्ट कर देते हैं। जैसे ये त्वचा आंखों, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या किसी धातु को छूते हैं, धातु मतलब आपने अगर ज्वेलरी भी पहनी होगी, महिलाओं ने ज्वेलरी, अब उनको अगर छूते हैं तो नुकसान शुरू हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू वायलेंट असल्ट्स, इसके कारण क्या होते हैं, ड्यू टू वायलेंट असल्ट्स ऑफ थ्रोइंग एसिड एंड अदर कोरोसिव सब्सटेंसेस, तेजाब या अन्य संचारक पदार्थों को फेंक कर किए गए हिंसक हमले के कारण। तो थोड़ा सा जुकाम हुआ है, उसकी वजह से बीच में मुझे पॉज लेना पड़ता है, ठीक है, छींकें वगैरह आती रहती हैं। तो कहाँ थे हम, एक मिनट। तो ये क्या कारण होते हैं, ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट्स ऑफ थ्रोइंग एसिड एंड अदर कोरोसिव सब्सटेंसेस, यानी कि तेजाब या अन्य संचारक पदार्थों को फेंक कर किए गए हिंसक हमलों के कारण, ठीक है। अब किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर तेजाब या समान संचारक पदार्थ फेंकने का हिंसक कृत्य जिसका उद्देश्य विकृत करना, अपंग करना, यातना देना या मारना होता है। ये वायलेंट जो है, वायलेंस जो देखने को मिलता है, अधिकांश संचारक या अम्ल एसिड जो होते हैं वो क्षार
बेस होते हैं। सामान्य अम्लों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, केमिकल अम्ल, क्रोमिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल शामिल हैं। सामान्य क्षारों में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिसको कॉस्टिक पोटास और सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा शामिल है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अलाउज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण की अनुमति देता है। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों को कितने परसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4%। अगर आपको नहीं पता हो तो उसको याद कर लीजिएगा, 4%। ठीक है, 4% आरक्षण की अनुमति देता है। नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से एसिडेटिक पीड़ितों को लोकोमोटर दिव्यांगता श्रेणी में शामिल किया जाता है, जिससे आरक्षण मिलता है। तो ये मैंने अभी जैसे बताया था कि ये कौन सी श्रेणी में शामिल होते हैं आपके, जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को जैसे 4% आरक्षण आपका सरकारी जॉब्स में डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, सरकारी जॉब्स में। ठीक है, और सरकारी नौकरियों में। ठीक है, 4% आरक्षण की वकालत करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अब यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन कैसे है कि 4% आरक्षण के अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लगता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मतलब कि अगर आप SC ST और विभिन्न कैटेगरी में आते हैं, UR में आते हैं, तो उस आरक्षण का भी लाभ आपको मिलता है। दूसरा, जो मैंने बताया आपको कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का पार्ट है एसिडिक विक्टिम्स। तो ये जो 4% आरक्षण आपको दिख रहा है, इसमें भी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला जो पार्ट है उसके लिए 1% आरक्षण आपका रखा गया है। यानी कि इसमें भी 1% जो व्यक्ति होंगे 4% में, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से होंगे। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन सी डिसेबिलिटी शामिल है, आपकी एसिड अटैक विक्टिम्स। ठीक है, एन एसिड अटैक आल्सो कॉल्ड एसिड थ्रोइंग, विक्टोरियल अटैक और विट्रोलेज। एसिड अटैक को एसिड थ्रोइंग, विक्टोरियल अटैक या विट्रियोलेज भी कहा जाता है। रीजन बिहाइंड एसिड अटैक्स, तो इनके रीजन क्या होते हैं कि हमलावर का उद्देश्य जो होता है अक्सर पीड़ित को मारना नहीं बल्कि अपमानित करना होता है। यानी कि वो मारने की इंटेंशन से नहीं आ रहा है, लेकिन अपमानित करने की इंटेंशन से आ रहा है। कई कई मामलों में मारना भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। एसिड अटैक अक्सर उस महिला से बदला लेने के लिए किए जाते हैं जो विवाह प्रस्ताव या यौन प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। मोस्टली केसेस में यही देखने को मिलता है, 95 केसेस में यही देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरफा प्यार जो होते हैं, सिंगल, जो महिला पीड़ितों पर किए गए हमले अक्सर इस मानसिकता से प्रेरित होते हैं, अगर तुम, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो महिला पीड़ितों पर किए गए हमले अक्सर इस मानसिकता से प्रेरित होते हैं। जैसे मैंने बताया कि साइको होते हैं सोसाइटी में, तो जो मानसिक रूप से विकृत आदमी है उसके जो है ऐसी मानसिकता होती है कि वो ऐसी चीज़ों को रखते हैं दिमाग में कि अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। वो वैसे टाइप के जो लोग होते हैं, तो वो मानसिकता इस डिसेबिलिटी को कॉज करती है, एसिड अटैक विक्टिम्स को, जहाँ पे जो है जीवन भर के लिए किसी जो पीड़ित है उसको जीवन भर ये सब सहना पड़ता है। समाज में पुरुषों के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति और लैंगिक असमानता ऐसे हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अतरंगी संबंधों और यौन अस्वीकृति से जुड़े व्यक्तिगत संघर्ष, यौन ईर्ष्या और वासना, ये कारण बता रहा हूं मैं। यौन प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव और दहेज की मांग को अस्वीकार करने पर लिया गया बदला। रेशियल मोटिवेशन यानी कि नस्लीय कारण, जो कि इंडिया में है लेकिन वो इतने आते नहीं है, लेकिन जैसे विदेशों में, अमेरिका में काले गोरों का एक जो है मूवमेंट आप देखते होंगे, तो वो नस्लीय मूवमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का। तो वो नस्लीय कारण जो होते हैं वहाँ पे हमले इस कारण से भी होते हैं। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण, गैंग हिंसा और प्रताड़ना, यानी कि ओवरऑल ये है कि आप इनमें कोई भी कारण जोड़ लीजिए, वो कारण निकल कर ही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं इसमें कोई बहुत ज्यादा वो कि कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से, दुर्भावना से कोई व्यक्ति ऐसे अटैक कर सकता है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको रटने की जरूरत है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे स्कल होता है वो पार्टली डेस्ट्रॉयड होता है, डिफॉर्म एंड हेयर लॉस्ट, यानी खोपड़ी जो होती है, स्कल, ये जो पार्ट होता है, ब्रेन की पार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, स्कल की पार्ट कर रहा हूँ, जो बाहरी हिस्सा है आपका, जिसको खोपड़ी कहते हैं। तो खोपड़ी जो है वो आंशिक रूप से नष्ट या विकृत हो जाती है और बाल झड़ जाते हैं अगर वो शरीर के इस हिस्से पर पड़ा होगा तो। ठीक है, ईयर कार्टिलेज इज यूजली पार्शली और टोटली डिस्ट्रॉयड, डिफनेस में अक्योर। तो कान की कार्टिलेज होती है वो आंशिक या पूरी तरह नष्ट हो जाती है और बहरापन हो सकता है। पलकें जल सकती हैं या विकृत हो सकती हैं,
जिससे आंखें बहुत सूखी हो जाती हैं और अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है। तेजाब सीधा आंख में जाने से दृष्टि को नुकसान होता है और कभी कभी दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। नाक सिकुड़ जाती है और विकृत हो सकती है। कार्टिलेज नष्ट होने से नथुने जो है पूरी तरह बंद हो सकते हैं। मुंह सिकुड़कर संकरा हो जाता है और उसकी गति सीमित हो जाती है। कभी कभी होठ आंशिक या पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिससे दांत दिखाई नहीं देने लगते हैं। खाना और बोलना कठिन हो जाता है। ठोड़ी से गर्दन तक गहरे निशान पड़ सकते हैं, जिससे ठोड़ी सिकुड़ जाती है और गर्दन की गति अत्यंत सीमित हो जाती है। तेजाब की वाष्पों को सांस के साथ लेने से श्वसन संबंधी समस्याएं होती है और एसिड अटैक पीड़ितों में वायुमार्ग यानी ग्रास नली और नासा छिद्र संकुचित हो जाते हैं। इसके साइकोलॉजिकल क्या कारण होते हैं कि एसिड हमले से बच्चे लोग ठीक होने के बाद जो है सोशली कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है। और एसिड हिंसा की पीड़ितों में उनके रूप रंग के कारण अधिक चिंता और अवसाद पाया गया है। ठीक है। मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जैसा उनका रूप था वो नहीं रहता। तो तमाम प्रकार की जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों प्रकार से उन लोगों को जो है ये चीजें सहनी पड़ती हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक्स होते हैं इनके कि एसिड हमले आमतौर पर पीड़ितों को किसी न किसी रूप में दिव्यांग बना देते हैं, जिससे वे दैनिक गतिविधियां जैसे खाने खाने और छोटे मोटे काम करने के लिए अपने जीवन साथी या परिवार पर निर्भर हो जाते हैं। उन्हें समाज में जीवन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ये निर्भरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि कई एसिड अटैक पीड़ित दृष्टि और शारीरिक दिव्यांगता के कारण उपयुक्त रोजगार नहीं पाते हैं। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट इसका सबसे मैनेजमेंट परमानेंटली मैनेजमेंट कोई नहीं है, लेकिन आप एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित पर बहता हुआ पानी डाला जाए उसी टाइम पे। जैसे अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एसिड अटैक हुआ है तो बहता हुआ पानी जो है वो डाला जाए, न कि गीले कपड़ों का उपयोग किया जाए। पानी तेजाब को पतला करता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके साफ और नया पानी लगातार डालते रहना जरूरी है। जो कपड़े या आभूषण तेजाब के संपर्क में आए हों उन्हें तुरंत हटाया देना चाहिए। कपड़े या आभूषण मैंने जैसे बताया था, जो तेजाब के अगर संपर्क में आए हों उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। राहत के लिए क्रीम लगाने का मन करता है, लेकिन इससे डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार पर असर पड़ सकता है। ठीक है। चिकित्सकीय और शल्य चिकित्सा जैसे प्लास्टिक सर्जरी जो है इसके मैनेजमेंट में शामिल है। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जो है एसिड अटैक विक्टिम्स, जिनमें हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो कैटेगराइजेशन है वो भी देख लिया है, और जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहता है वो भी देख लिया है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया को और अच्छे से हम आगे भी समझ सकते हैं, और जो डिसेबिलिटी जो हमने देखी है इनको भी हम आगे समझते रहेंगे। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।